हेलो पलक, आवाज़ आ रही है आपको? यस यस भैया, बाय और यार, कैसी हैं पहले आप? नहीं आ रही। हाँ जी भैया, आप ठीक है? एकदम बढ़िया। हे एवरीवन, आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आज हमारे साथ है पलक। पलक, थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने के लिए। इससे पहले मैं इस इंटरव्यू को चालू करूं, सबसे पहले मैं चाहूँगा आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें। आपने 12th में कितने मार्क्स स्कोर करे थे, क्या आपके सब्जेक्ट थे, और अभी आप क्या कर रही हैं? Hello भैया, thank you for having me. Firstly, I am Palak Sharma, and in class 12th I had psychology, history, political science, economics and English. And मेरा aggregated 97.8 था, and I scored 100 in pol science and psychology. And right now I'm doing psychology honors from Kamala Nehru College, Delhi University. ओके। तो पलक, जैसा कि मैंने आपको बताया है, बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ गए हैं, तो हाँ बहुत सारे जी। बच्चे समय बहुत टेंशन में। तो डेफिनेटली आपकी गाइडेंस से उन्हें बहुत मदद मिलेगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो आपसे यही है कि अगर आप याद कर पाएँ तो जब बिल्कुल बोर्ड एग्जाम पास आ गए थे, तो उस समय आपका रूटीन क्या रहता था? कैसे आपने प्रिपरेशन करा था उस टाइम पे? और सिलेबस हो गया था, नहीं हुआ था, सब कुछ बताइए। हाँ जी। तो भैया, मैं स्टार्टिंग से ही ऐसा था कि आई वाज वेरी कंसिस्टेंट विद माय सिलेबस एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो एंड मोमेंट तक मेरा सिलेबस हो चुका था, ऐसा हुँ। नहीं था कुछ रहता था। बट आई वुड से इंग्लिश, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना ध्यान नहीं देते, तो इंग्लिश का थोड़ा था कि चैप्टर्स पढ़ने रहते थे एंड ऑल दोस थिंग्स। बाकी कोर सब्जेक्ट्स एवरीथिंग वाज डन फॉर मी। मेरा रूटीन कुछ ऐसा था, मैं ऐसा नहीं है मैं सुबह 6 बजे उठ जाती थी या कुछ करती थी। आई यूज्ड टू वेक अप आराम से 10 o'clock 10:30, एंड देन फिर थोड़ा अपना फ्रेश हुआ, थोड़ा इधर छत पे चले घूम लिया, ऑल दोज थिंग्स, एंड देन नीचे आके आई यूज्ड टू कम एंड स्टडी फॉर 1 hour 1 hour 2 hours, डिपेंड्स ऑन माई मूड एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। फिर थोड़ा खाना पीना खाया, कुछ करा, थोड़ी देर मैं यूट्यूब देख लेती थी, जो पसंद है वो देख के थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं था आई वॉज वेरी एंशियस। हुँ। थोड़ा बहुत था, बट फिर भी एज कम्पेयर टू अदर्स जब मैं देखती थी आई वॉज अ बिट मोर रिलैक्स्ड, और उस चीज में मुझे टेंशन भी होती थी कभी कभार कि मैं इतना रिलैक्स्ड क्यों हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। पर फिर बाद में समझ आया कि क्योंकि सिलेबस हमने पहले ही कर लिया था, प्री बोर्ड से पहले ही मेरा सिलेबस वाज लाइक डन। एक दो चैप्टर ऊपर नीचे थे वो कवर हो गए, तो इसलिए थोड़ा रिलैक्स्ड ही था एग्जाम्स के टाइम पे। बट फिर भी थोड़ा एंशियसनेस रहती थी इकोनॉमिक्स को लेके, हाँ, स्पेशली बिकॉज हाँ। इकोनॉमिक्स थोड़ा मैथमेटिकल कंपोनेंट था, तो उसमें थोड़ा सा रहता था मुझे। पलक, इसमें एक बच्चे बार-बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सिलेबस उन्होंने भी कर लिया है, बट वो हाँ जी। कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। ऐसा लगता है कि यार कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो आपके साथ भी ये हुआ होगा, तो आप इससे कैसे डील करती थी? मतलब आपने ये कैसे रियलाइज़ करा कि भाई अब इनफ हो गया, अब बार-बार ये चीज़ नहीं कर सकते? तो भैया, मेरे साथ ऐसा था कि मुझे लगता था जितने मैं सैम्पल क्वेश्चंस पेपर कर रही हूँ उतना ज्यादा मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। हुँ। तो मैंने क्या करा था, अमेज़न पे शीट्स आती है हुँ, जैसे हुँ, बोर्ड हुँ, हुँ, एग्जामिनेशन हुँ, की शीट्स आती है, हुँ। मैंने वो बहुत सारी ऑर्डर करके रख ली थी। अब हर सुबह मैंने अपना रूटीन बना लिया था कि 10:30 बजे पेपर होता है, 10:30 बजे मैं कोई ना कोई सैम्पल पेपर लेके बैठ जाऊंगी। आई विल गिव माई सेल्फ 3 hours एंड आई विल डू दोज पेपर्स। तो एंड में ऐसे ही कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, बिकॉज मैं कभी हिस्ट्री का लगा रही हूँ, कभी पॉलिटिकल साइंस का लगा रही हूँ, हर दिन मैं कोई ना कोई सैम्पल पेपर लगाती थी एंड ऑन ऑन दो शीट्स। तो एक आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि ठीक है, शीट्स भी ऐसे आने वाली है, आपको लाइंस खींचनी है, सब कुछ करनी है, टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाते हो, और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस कर रहे हो आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप होता है। एंड देन देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑनलाइन आल्सो जहाँ पे एमसीक्यूज बता रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। सो जब आप वो आंसर खुद दे पाते हो, आपका हुँ। कॉन्फिडेंस खुद ही बिल्ड होता रहता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू क्वेश्चंस रेगुलरली। वो मैंने करा था बहुत ज्यादा। सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करी हुई है आपने। पलक, इससे हाँ रिलेटेड जी। मेरा एक और क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले एक छोटा-सा क्वेश्चन। आप अर्ली बर्ड थी या फिर नाइट आउल थी? मैं कुछ भी नहीं थी भैया, मैं अच्छा, शाम को पढ़ना पसंद करती थी। ना शाम मैं में रात पढ़ते। को हाँ। लेट तक उठ सकती थी, ना मैं सुबह जल्दी उठ सकती थी। मुझे ऐसा होता था कि दोपहर और शाम का टाइम मेरा टाइम है। एंड मेरा आज तक ऐसे नहीं था कि मैंने कोई स्केड्यूल बनाया हुँ, हो, हुँ, हुँ। और अगर बनाया भी हो तो मैंने उसको स्टिक नहीं करा। दैट आई एम प्रिटी श्योर हाँ। कि बनाती थी, ठीक है सुबह 8 बजे उठ जाऊंगी, पर मैं कभी उठ नहीं पाती थी। तो इसलिए मुझे होता था जब मैं कंफर्टेबल हूँ आई विल स्टडी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मतलब मेरा आपसे मेन क्वेश्चन ये है कि आपका ऐसा कोई फिक्स्ड शेड्यूल नहीं था कि इतने बजे यही करना है, लेकिन उसके बाद भी जब बोर्ड एग्जाम एकदम पास आ गए तो आपने अपना सैंपल पेपर का टाइम फिक्स करा। हाँ जी। मैंने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करी है, बहुत सारे बच्चे अभी नहीं समझते हैं, बट जैसे बोर्ड एग्जाम से पहले वो पूरी रात जग रहे हैं। हाँ, उससे पहले उन लोग सुबह कभी नहीं उठे, 2-2 बजे उठते हैं। अब एग्जाम में उन्हें लगता है वो अपना बेस्ट दे पा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में हम्म, दिमाग काम नहीं करता है। और आप तो साइकोलॉजी पढ़ रही हैं, आपको बहुत अच्छे से हम्म। पता होगा कि हमारी बॉडी की साइकिल रहती है। तो इस पे आपने कुछ नोटिस करा कि आपने एक टाइम पे सैंपल पेपर करे तो एग्जाम में आपका एक फोकस ज़्यादा था पेपर में? हाँ जी भैया, ये हुआ था बिकॉज 10th में भी हमने एग्जाम्स दिए थे, तो तब मैंने ऐसा कुछ प्रैक्टिस नहीं करा हुँ। था। तो तब मुझे लगता था कि टाइम कम पड़ रहा है मुझे, स्पेशली फॉर इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश एसएसटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत लेंदी पेपर हुँ, होते थे। हुँ, हुँ। अभी मैंने सैम्पल पेपर बहुत सारे करे, तो मुझे एक आइडिया मिल गया कि ठीक है,
इस क्वेश्चन को, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो मैं इसमें 5 से 7 मिनट से ज्यादा क्यों दे रही हूँ? अगर मैं दे रही हूँ तो मैं अपने 6 मार्क्स के क्वेश्चन को कॉम्प्रोमाइज कर जाऊंगी। तो वो चीज मुझे समझ आ गई थी जब मैं रिपीटेडली सैम्पल पेपर कर रही थी, और एक टाइम पे कर रही थी, तो हमारा माइंड उस हिसाब से ना हैबिचुअल हो जाता है कि इस टाइम पे हमें फुल टू कॉन्सेंट्रेट करके बस पेपर को ही देखना है, किसी और चीज को फोकस नहीं करना। तो वो मेरा माइंड बहुत हैबिचुअल हो गया था जैसे मैंने क्वेश्चन पेपर्स करे। तो मतलब यहाँ पर जितने भी बच्चे देख रहे हैं, 2 इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आ रही हैं। पहला तो ये कि सैंपल पेपर से बहुत हेल्प मिलती है ये जानने में कि कितना सिलेबस हो गया है, कितना नहीं हुआ, क्या गलतियाँ हो रही हैं। वरना वही मिस्टेक फिर बोर्ड्स में होंगी, फिर आप रिग्रेट में जाओगे, फिर आप ठीक भी नहीं कर सकते। और दूसरा पॉइंट एक और इम्पॉर्टेंट है, इनफैक्ट इस पे स्टडी हुई है, मैं चेक भी कर रहा था, मैं टेलीग्राम वगैरह पे वीडियो भी शेयर करूँगा, कि अगर आप जैसे एक रूटीन फॉलो नहीं कर रहे, मतलब कभी भी सो रहे हो, कभी भी उठ रहे हो, तो एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन ही नहीं दिखेगा आपको, आपका स्किप हो जाएगा, या गलत पढ़ लोगे आप, और फिर आपको बाद में लगेगा यार ये कैसे हो गया, क्योंकि आप माइंड में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, क्योंकि आप थके हुए हो, आपको पता नहीं चलता है। अच्छा पलक, इसके अलावा स्ट्रेस, एंजाइटी, ये तो सबको होती है एग्जाम के टाइम पे, तो इससे भी आपने कैसे डील करा, मतलब फाइनल टाइम पे? भैया मेरे साथ तो ऐसे था, मेरा तो बहुत ही ज्यादा इमोशनली इम्बैलेंस हो रखी थी सिचुएशन, हम्म। स्पेशली ड्यूरिंग प्री बोर्ड्स। अच्छा। बिकॉज लाइफ है, आपको नहीं पता, कभी भी कुछ भी टर्न ले लेती है, कुछ भी हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी इमोशनली स्ट्रांग एंड एवरीथिंग। हम्म तो मेरा, मुझे आई विविडली रिमेम्बर, अभी भी मेरा इकोनॉमिक्स का प्री बोर्ड था, उसी दिन आई हैड अ डॉग एंड शी पास्ड अवे ओ। ऑन दैट पर्टिकुलर डे। सो वो चीज, मैं जैसे अपना एग्जाम देने गई, सब कुछ करा, मुझे इतना मेंटल प्रेशर था उस समय, क्योंकि इमोशनली आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाते हो, एंड लाइफ है, आप कुछ नहीं पता, कुछ कभी भी नहीं, कुछ कुछ नहीं। भी हो सकता है। हम्म एंड उसके एक दिन बाद ही मेरा पॉल साइंस का भी पेपर था। हम्म तो एक तो ग्रीफ करने का आपको टाइम नहीं मिलता, बिकॉज यू आर सो ऑक्यूपाइड। आपको पता है प्री बोर्ड्स में भी यू नीड टू स्कोर, क्योंकि स्कूल वाले भी आपसे एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हुए हैं, फैमिली इज ऑल्सो हम्म एक्सपेक्टिंग, एंड एनीवेज इट इज, वो आपका फर्स्ट एक हिसाब से टेस्ट होता है टूवर्ड्स योर बोर्ड एग्जाम्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर गुड इन दैट ऑल्सो। तो उस समय इतना ज्यादा आप एंशियस फील करते हो, इतना स्ट्रेस्ड आउट फील करते हो, बट मुझे ये था कि ठीक है, दैट इज लाइफ, यू कैन नॉट हम्म इग्नोर दोज थिंग्स। आपको टाइम चाहिए टू ग्रीफ एंड एवरीथिंग, बट अभी मुझे लगता था कि मेरी प्रायोरिटी वो चीज है। अभी हम्म मुझे अपने आप को थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एंड वो मुझे, अब मैं अगर रेट्रोस्पेक्टिवली देख रही हूँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट दैट आई वाज एबल टू हैंडल माई सेल्फ बैक देन। अगर मैं अपने आप को छोड़ देती एकदम एंड इमोशनली वीक हो जाती, तो मेरा पूरा बोर्ड्स भी खराब चला जाता, बिकॉज तब से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। जनवरी में यू गिव योर प्री बोर्ड्स एंड फेब्रुअरी में आपका बोर्ड होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ टाइम। इट्स नॉट लाइक कि अगर कुछ सिचुएशन ऐसी है, नॉट गिविंग योर सेल्फ टाइम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव योर सेल्फ टाइम, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वही बात है, बोर्ड एग्जाम्स आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आने वाले। नहीं। यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट व्हाट यू डू, व्हाट यू फील एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो थोड़ा अपने आप को वैसे करना पड़ता है मोल्ड, मेरे हिसाब से। नहीं, ये सफरिंग्स को कंपेयर तो नहीं करा जा सकता, लेकिन ये पॉइंट बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि मेरे बोर्ड एग्जाम से पहले मेरे पपी की भी डेथ हो गई थी, और ये 12th की बात है। और मतलब आप नहीं सोचते हो, राइट? मुझे आज भी याद है, उस समय वो 11 मंथ्स का था, बर्थडे आ रहा था, मैं उसके लिए ऑनलाइन गिफ्ट ऑर्डर कर रहा था, और 2-3 दिन बाद आपको पता नहीं चला और सब हो जाता है। और वो ऐसी चीज़ें जो मतलब आपको नहीं पता रहता एक दिन पहले। और वही। बात वही है, हम इतनी सारी चीज़ें फ्यूचर के लिए छोड़ देते हैं कि ये चीज़ बाद में कर लेंगे, ये चीज़ बाद में कर लेंगे, और वो बाद नहीं आता है। तो बात ये है कि यहाँ पलक दोनों चीज़ों की बात कर रही है, आपने नोटिस करा कि नहीं, आपको लाइफ को भी एंजॉय करना है और साथ में हाँ आपको जी। पढ़ाई भी करना है। अब ये मत करो कि अभी बोर्ड है तो लाइफ बाद में, या फिर वही। अभी लाइफ बाद में बोर्ड, सबको साथ में मैनेज करो, और प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें बार बार नहीं आती हैं, ये पॉइंट एकदम फैक्ट है। और पलक, इसमें मेरा आपसे और एक क्वेश्चन यही है कि जैसे आपने कहा कि आप टाइम टेबल फॉलो नहीं करती थी, ठीक है, बट आप जब आप मेरे हिसाब से टेलीग्राम ग्रुप पे भी होंगी 12th हाँ में, जी भैया। तो अब राइट। पहले तो क्या होता था, जब मैं 12th में था तो आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं बस उतने बच्चे हैं। अब हाँ जी। सोशल मीडिया में इतना बच्चे आपको दिखते हैं कि कंपटीशन ही दिखता है आपको हर तरफ। तो वही। उस समय ट्रू। आपको ऐसा लगता है यार कि हम ही हैं बस जो रह गए हैं, बाकी सब तो बहुत आगे हैं। तो उससे आपने कैसे डील करा? भैया पहली बात तो मैंने अपना स्क्रीन टाइम कम कर दिया हाँ था, हाँ। बिकॉज मुझे बहुत एंशियसनेस होती थी देख के कि अच्छा इतना लोग ये सारे सिलेबस 2 बार कर चुके, 3 बार कर चुके हाँ। एंड ऑल दोस थिंग्स। तो मैंने एक तो बिल्कुल अवॉइडेंस में चली गई कि वो चीज करनी ही नहीं है, लेट इट बी। दूसरी बात, जब मैं देखती भी थी तो मुझे एक पॉइंट याद हो गया, ठीक है हर किसी की प्रिपरेशन अलग अलग लेवल पे चल सकती है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंपेयरिंग योर सेल्फ विद द अदर पर्सन। अगर आप कंपैरिजन में जाओगे तो आपका डाउनफॉल ही होना है, यू विल नॉट सक्सीड। यू नीड टू फोकस ऑन योर एबिलिटीज। मुझे पता था कि मेरी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, मेरी पॉल साइंस बहुत स्ट्रांग है, आई विल बी एबल टू डू इट नाइसली। बट जहां मुझे पता था मेरी इकोनॉमिक्स नहीं अच्छी,
और दूसरे बच्चे इकोनॉमिक्स में 100% भी ला रहे थे प्री बोर्ड्स में एंड ऑल दोस थिंग्स। प्री बोर्ड में मेरे इकोनॉमिक्स में आई स्कोर्ड 80-100 में से लाइक एग्रीगेटेड। तो उस समय मुझे बहुत हो रहा था कि अच्छा लोगों के तो 95 भी आ रहे हैं ऑल दोस थिंग्स, बट देन आई मेड माई सेल्फ अंडरस्टैंड कि ठीक है कोई ना, if I am not good at economics, I am good at pol science, I am good at psychology, so let's look at the bright side कि मेरे पास 2 सब्जेक्ट्स है जिसमें I can score a lot। तो मैं वो चीज करने लग गई और सोशल मीडिया तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था एंड मोमेंट पे, मैं नहीं चला रही थी। आई वाज ओनली एक्टिव ऑन व्हाट्सएप एंड ऑल दोस थिंग्स, टेलीग्राम पे बिकॉज नोट्स वगैरह आ जाते थे, सो आई यूज्ड टू लुक थ्रू दोस, बस उसके अलावा मैंने बंद ही कर दिया था। नहीं, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। मतलब आप टेलीग्राम पे भी आते हो तो अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टेलीग्राम पे आए वो नोट्स देखने, बट वो फिर चैट में लग गए और ये हो रहा है वो रहा है, और टाइम फिक्स कर लेना चाहिए। किसी ने मेरे साथ एक चीज़ शेयर करी थी, वो मैं करना चाहूँगा कि क्या होता है, सब अपना सोशल मीडिया पे बेस्ट शेयर करते हैं, राइट? तो कभी अगर आपको ऐसा लगे कि आप बहुत उदास हो या कुछ, आप किसी की प्रोफाइल में नहीं जाओ, सोशल मीडिया में अपनी खुद की प्रोफाइल देख लो। वो देख के आपको लगेगा कि मेरी लाइफ बेस्ट है, बट आपको पता है कि लाइफ वैसी नहीं होती है। तो सोशल मीडिया में जैसे कोई आके बोल रहा है मेरा सब कुछ हो गया, तो आपको नहीं पता उसका मीनिंग क्या है सब कुछ हो गया से। सबकी लाइफ बहुत डिफरेंट रहती है, कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। और क्या है आज के समय पर अलग प्रॉब्लम एक ये भी है कि आप हर जगह से एकदम गायब भी नहीं हो सकते। अब जैसे टेलीग्राम पे भाई इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, यूट्यूब पे वीडियोस है, आप यूट्यूब बंद नहीं कर सकते। तो यही है, मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इसमें पलक एक और चीज़ आप मुझे बताइए कि मेरा ये मानना है कि स्कूल में कभी ना कभी हमें डाउट आ जाता है अपने ऊपर, राइट, कि शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर वो एकदम से माइंडसेट शिफ्ट आता है किसी ना किसी तरीके से, जब ऐसा लगता है नहीं यार कर सकते हैं। तो आपने कुछ ऐसा फॉलो करा या किसी ने आपके साथ कोई एडवाइस शेयर करी हो जब आपको लगा हो कि हाँ यार कुछ हो सकता है? तो मेरा ये था कि 11th से लाइक 10th के एग्जाम्स के बाद से आई बिकम लाइक बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गए, बिकॉज एक तो सब्जेक्ट्स आपके पास वो आ गए जो आपको पसंद थे। पहले मैथ साइंस इतना नहीं पसंद था तो वो हट गए। दूसरी बात, मेरी टीचर्स ने मुझ पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया। दे वर ऑलवेज लाइक कि यू कैन डू इट, हमें पता है कि तुम में वो कैपेबिलिटीज है। अगर मैं डाउन भी फील करती थी, स्पेशली माई साइकोलॉजी टीचर, शी वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी। उन्होंने मुझे हमेशा बोला कि आई नो यू कैन डू ग्रेट, यू विल स्कोर वेरी ग्रेट, आई नो दैट। तो उन्होंने वो बिलीफ दिखाया, तो उसके चक्कर में मुझे खुद में भी बिलीफ आने लग गया। आई स्टिल रिमेम्बर हमारे साइकिल टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, उसमें एक बारी क्या हुआ कि मैंने 6 मार्कर बहुत बुरी तरह से मेसअप कर दिया, मैं क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो गई। तो मेरी साइकोलॉजी टीचर ने मुझे बुलाया, कहती मुझे पता है तुम्हें आंसर पता था, इट वाज ओनली बिकॉज यू गॉट एंशियस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट यू वर नॉट एबल टू राइट इट। तो अगर एग्जामिनेशन एंजाइटी एक चीज है, वो हर किसी के साथ होती है, तो उसको समझना और अपने आप को रिलैक्स करना एट पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने मुझे एक बारी वो एक यूनिट टेस्ट में चीज समझाई थी, एंड उसके बाद से आई बिकेम सो फोकस्ड कि अच्छा ठीक है, क्वेश्चन ये है, अच्छी तरीके से पढ़ो, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड जस्ट ट्राई टू रिलेट इट विद द चैप्टर, एंड कुछ तो लिखोगे तो आपको कुछ तो नंबर मिल ही जाएंगे। तो वो एक शिफ्टिंग पॉइंट था मेरे लिए। नहीं, बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट बच्चों के मैसेज भी आते हैं कि एग्जाम में इतना डर लग जाता है कि सब भूल जाते हैं। पलक, मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक और, कि बच्चों को एक प्रॉब्लम और होती है, आपको पता है ह्यूमैनिटीज़ में आंसर फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आंसर नहीं लिख पा रहे आप तो फिर मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो आपने मतलब कई बार होता है ना कि टॉपिक हमसे बन रहा है बट लॉन्ग आंसर्स नहीं बन पा रहे हैं लिखते, तो आप जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा बोर्ड एग्जाम में, तो आपके माइंड में क्या चलता था कि कैसे आंसर करना है? तो मैंने क्या करा था, मेरी बुक्स में जैसे कोई 6 मार्कर हमें पता होता है कि 6 मार्कर यहाँ से आ जाता है, वो तो हमें आइडिया मिल ही जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो मैंने अपने बुक में पॉइंटर्स बना लिए थे कि 7-8 पॉइंट्स लिख लिए फॉर अ 6 मार्कर, एंड ऐसे नहीं कि मैं पूरा पैराग्राफ रट रही हूँ एंड ऑल दोस थिंग्स। आई यूज्ड टू रिमेंबर द कीवर्ड्स कि ये कीवर्ड इस फर्स्ट पॉइंट में ये कीवर्ड है, सेकंड पॉइंट में ये कीवर्ड है, और एग्जाम्स के टाइम पे आई जस्ट यूज्ड टू इलैबोरेट ऑन दोस कीवर्ड्स। तो आप कीवर्ड पकड़ लोगे, आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे, तो आंसर लिखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। जब आप रट्टाफिकेशन में जाते हो, रोट लर्निंग में जाते हो, वहां पे प्रॉब्लम अराइज होती है, बिकॉज ह्यूमैनिटीज मुझे लगता है इट इज एन अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो यू कैन राइट। अब मुझे यही था, पॉलिटिकल साइंस में बहुत लंबे लंबे आंसर्स होते हैं, हिस्ट्री में बहुत लंबे लंबे आंसर्स होते हैं। हिस्ट्री में यू गेट 8 मार्कर्स ओनली, उसके लिए यू नीड टू राइट 15-16 पॉइंट्स। जैसे आई स्टिल रिमेम्बर वो हरप्पन सिविलाइजेशन वाले का आंसर है, तो वो आता ही आता है बोर्ड एग्जाम्स में। तो मैंने क्या करा था कि हर पॉइंट के लिए, जैसे वो ड्रेनेज सिस्टम है, सिटाडेल है, ऑल दोस थिंग्स, आई मेड 4-5 पॉइंट्स ऑफ ईच, और कीवर्ड्स बस उसके याद कर ली कि ये कीवर्ड है, और उसको बस लिख के इलैबोरेट करके आ गई। तो मैं आंसर्स ऐसे लिखती थी। मतलब बहुत सारे बच्चे गलती यही करते हैं कि वो रटने लग जाते हैं कि 15 पॉइंट रट रहे हैं। आप बस अगर मेन कीवर्ड्स भी याद करो तो आप लिख सकते हो आंसर, और वैसे भी बोर्ड एग्जाम में आप मन से ही आंसर लिखते हो, बस एनसीईआरटी वहाँ पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अब मन का ये मतलब नहीं है कि सिलेबस में जो नहीं आप वो लिखते चले आ रहे हो थोड़ा सा, बट वो ठीक है। अब आपका पलक साइकोलॉजी भी रहा है और आप साइकोलॉजी ऑनर्स भी कर रही है, तो साइकोलॉजी वाले बच्चों को कोई आप टिप्स देना चाहें, मतलब क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिन्हें डिफिकल्ट लगता है?
मुझे साइकोलॉजी में एक चीज लगती है, स्पेशली 11th की जो साइकोलॉजी है उसमें आप बहुत ज्यादा कोरिलेट कर सकते हो। हम्म जैसे स्ट्रेस का चैप्टर है, हम्म। आपका ये सारे चैप्टर्स है, इंटेलिजेंस का चैप्टर है, यू कैन कोरिलेट टू दीज चैप्टर्स। तो जहां पे आपने कोरिलेशन बिठा लिया कि ठीक है ये हमें चीज समझ आ रही है, विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सबसे ज्यादा दिक्कत साइकोलॉजी में केस बेस्ड क्वेश्चंस में होती है, बिकॉज समझ ही नहीं आता कि उसमें क्या पूछ लिया है। उसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग एनसीईआरटी थॉरली इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एमसीक्यूज जो 18 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं वो तो आपके एनसीईआरटी से ही आने हो, तो कहीं से बाहर से आने ही नहीं है। एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस भी यही होते हैं, दे यूज कीवर्ड्स फ्रॉम एनसीईआरटी एंड उससे बस मोल्ड कर देते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द कीवर्ड्स, टू नो द कॉन्सेप्ट्स। अगर आप थरो विद द एनसीईआरटी, आई डोंट थिंक साइकोलॉजी कैन बी वेरी टफ। एंड एग्जाम भी मुझे तो लगता है कि इजी, मतलब इजी नहीं कह सकते, अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है देन आपको समझ आ जाएगा। मुझे हिस्ट्री टफ लगता था हम्म। साइकोलॉजी से, बिकॉज हिस्ट्री में बहुत कंटेंट था। बहुत ज़्यादा है। और मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, जितने भी टॉपर से मैं बात करता हूँ सारे टॉपर्स एंड में ये ज़रूर से बोलते हैं कि बोर्ड इतना डिफिकल्ट नहीं था, जितनी मेहनत लग गई हो जाता है। वो आपको देने से पहले ऐसा लगता है बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि ले देके है तो एनसीईआरटी के बाद वही। कुछ भी नहीं आता है। अच्छा पलक, आपने अपनी क्लास में भी नोटिस करा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे लेकिन बोर्ड्स में वो इतना अच्छा नहीं कर पाए। तो कुछ आपने नोटिस करा कि ये कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण मतलब मार्क्स चले जाते हैं? अब मुझे जहां तक लगता है ये चीज थी कि आप इनिशियली बहुत कंसिस्टेंट होते हो, आप इनिशियली बहुत मोटिवेटेड होते हो हम्म कि हमें सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड में जाके आपको लगता है कि अच्छा सिलेबस हो ही गया, अब क्या फर्क पड़ता है, वी आर डन विद द हम्म सिलेबस, वी डोंट हैव टू रिवाइज एंड एवरीथिंग। तो वो लोग सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स नहीं लगाते, वो लोग रेगुलर रिविजन नहीं करते, उसके चक्कर में बोर्ड एग्जामिनेशन में थोड़ा मार्क्स गिर जाते हैं एज कम्पेयर टू बोर्ड और प्री बोर्ड और योर हम्म। यूनिट टेस्ट। तो कंसिस्टेंसी थ्रू आउट, कि एक साल जो है उसमें थ्रू आउट कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड रेगुलर रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई स्टिल रिमेम्बर मैंने वो A3 शीट्स ले ली थी बड़ी वाली, एंड उसपे मैं फ्लो चार्ट्स बनाने लग गई थी एंड में आके, कि मुझे रिकॉल करना था कि मुझे सारे पॉइंट्स याद है या नहीं। तो A3 शीट लेती थी, एक चैप्टर का पूरा फ्लो चार्ट बना के रख देती थी, तो उससे मुझे एक तो रिकॉल करने में भी हेल्प हो जाता था और मुझे पता चल जाता था कि यहाँ पे आई एम लैकिंग। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लोग अगर वो रिविजन वाला स्टेप मिस कर जाएंगे तो फिर तो बोर्ड में दिक्कत हो सकती है। बहुत दिक्कत होती है। इनफैक्ट शायद यूट्यूब पे ये बात कभी नहीं हुई, लेकिन बच्चों को पता नहीं होगा कि साइकोलॉजी के सैंपल पेपर्स पलक आपने ही डिज़ाइन करे हैं, राइट, दैट वन ब्रोस के। तो यस। आपके सैंपल पेपर भी जब रिव्यू करे गए तो एक चीज़ क्लियर थी कि आपको एनसीईआरटी का मतलब बहुत नॉलेज था कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपने बहुत जल्दी बना के दे दिए थे सैंपल पेपर्स। तो पीवाईक्यूज वगैरह से आपको मदद मिली थी? पीवाईक्यूज वगैरह करे हुए थे आपने बोर्ड्स के टाइम पे? बहुत करे थे भैया, मतलब एनसीआर पूरा आपका सीबीएसई की वेबसाइट पे पास्ट कितने सारे सालों के हम्म आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। मैंने कुछ नहीं तो 5 साल के क्वेश्चन पेपर वहां से करे हैं। ऑल्दो पैटर्न सेम नहीं था, हम्म। कि बहुत डिफरेंट पैटर्न हो गया था, बट मैंने स्टिल वो सारे क्वेश्चंस लगाए थे, और आई वुड से 80% क्वेश्चंस रिपीटेड ही थे। जो मैंने बोर्ड दिया उसमें रिपीटेड थे, एंड सेम गोज फॉर सीयूईटी ऑल्सो। आप सीयूईटी देखोगे वो भी आपका एनसीईआरटी है, तो आपने जितने एमसीक्यूज लगा लिए वो कहीं ना कहीं घूम फिर के सेम ही आने हैं, वर्डिंग चेंज हो जाती है। दैट्स हमने ऑल। इनफैक्ट जब लास्ट ईयर सीयूटी की एमसीक्यू सीरीज निकाली थी, उसमें कुछ चैप्टर में जैसे 50 एमसीक्यूज थे। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, भैया कम से कम 200 एमसीक्यूज दीजिए आप, है ना भाई, चैप्टर से इतने ही बन रहे हैं, और फिर वो सीयूटी में वहीं से आए। तो हाँ लिमिटेड जी। क्वेश्चन रहते हैं। फंसना पक्का सीरीज भी अगर हम बनाते हैं, हम उसमें पूरी एनसीईआरटी कवर करने की कोशिश करते हैं, नहीं बनते क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि हजारों क्वेश्चन है, वो मार्केट में वो मार्केटिंग के लिए बुक्स रहती है जहाँ मिलते बाहर हैं लिखा रहता है, बट वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बहुत सारे दे देते हैं। तो उसमें नहीं फंसना है। भैया, यस। कभी कभी अननेसेसरी क्वेश्चंस भी हम्म होते हैं कि जिनका कोई हम्म मतलब सर पाव ही नहीं है। सर्टेन क्वेश्चंस आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट। आपको सीयूईटी में कुछ क्वेश्चंस है जो नहीं पूछेंगे, वो आपका चेक करे कि साइकोलॉजी में मेनली कि आपको कितना कंसेप्चुअल हम्म क्लैरिटी है, वो आपको केस बेस दे देंगे ही दे देंगे, आपसे डेफिनेशंस तो नहीं पूछने वाले। हम्म। अब बुक्स में आपको डेफिनेशन दे के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो तो अननेसेसरी क्वेश्चंस होते हैं जैसे मेरे हिसाब से। बोर्ड्स में और सीयूटी में पलक एक भी ऐसा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के बाहर हो? ना, नहीं। सारे एनसीईआरटी, एवरीथिंग वाज एनसीईआरटी, मतलब ये नथिंग अदर। सारे टॉपर से मैं पूछता हूँ क्योंकि बच्चे मानते नहीं है। लाइक चैनल पे भी जितनी वीडियोस हम बनाते हैं एनसीईआरटी कॉपी पेस्ट करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सब कुछ आता है। लाइव क्लासेस में भी हम एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट पढ़ाते हैं, क्योंकि भाई एनसीईआरटी क्या होता है, बुक्स में कुछ भी दे देते हैं, बच्चे डर जाते हैं। और यहाँ पर मैं एक टिप और शेयर करना चाहूंगा। अभी रिसेंट में कुछ बच्चों ने मुझे कुछ क्वेश्चन भेजे कि आप इनका आंसर बताओ। जब वो क्वेश्चन मैंने पढ़े, वो सिलेबस के ही नहीं है, और वो बच्चे लगे हुए हैं सुबह से वो 2 क्वेश्चन पकड़ के, ये टाइम वेस्ट हो जाता है सीधे सीधे। वही। तो तो मुझे तो यही है कि जो एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस होते हैं ना, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहीं से बोर्ड में स्पेशली थोड़ा वर्डिंग चेंज करके, साइकोलॉजी में मैंने देखा था लास्ट ईयर
बैक क्वेश्चंस भी आए थे, तो बैक क्वेश्चंस करना एंड एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ना इज इनफ आई फील, बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए भी, सीयूईटी के लिए भी। सीईटी में बस वो बॉक्सेस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, टाइमलाइंस भी आ जाती है जो बोर्ड में नहीं आती। सीयूटी की बात हो ही रही है पलक, क्या बोर्ड्स के बाद प्रिपरेशन हो सकता है? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी सीयूटी में? भैया थोड़े बहुत चैप्टर्स जैसे होते हैं जो बोर्ड का नहीं पार्ट होते। अब मैंने भी यही करा था कि वो चैप्टर्स मैंने बोर्ड के टाइम पे नहीं छुए थे, आई डिड इट आफ्टर माय बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो बोर्ड एग्जामिनेशंस के बाद आई टुक अ 10 days का ब्रेक, आई टुक अ ब्रेक, ऐसे नहीं है मैं एकदम से ही बैठ गई पढ़ने, वो नहीं करा मैंने। आई टुक अ 10 days का ब्रेक, उसके बाद आई स्टार्टेड विद द चैप्टर्स जो नहीं थे, जो हमारे सिलेबस में नहीं थे। एंड एक चीज मुझे थोड़ा स्मार्टली भी पढ़ना चाहिए सीयूटी के लिए, बिकॉज आपको पता है कि 50 में से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इफ यू आर नॉट गेटिंग थ्रू वन चैप्टर, जस्ट लीव इट। आप उसके 3-4 अगर क्वेश्चन आए भी जाएंगे, यू कैन लीव दोस क्वेश्चन। पलक अगर इस आप बार चेंज बाकी हो गया है, इस बार सीयूटी में आप चेंज हो नहीं गया, कर सकते, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट यू कैन करना नॉट। पड़ेंगे। पूरे क्वेश्चन करना पड़ेंगे इस बार, ये बड़ा अपडेट आ गया हमारे अभी में तो रिसेंटली। ओ मुझे नहीं पता था, मेरे वाले में हाँ, तो आपके यही में था था कि चॉइस। मुझे था तो मैंने आई हाँ स्किप्ड वन चैप्टर फ्रॉम हाँ पॉलिटिक्स बिकॉज मुझे समझ नहीं हाँ आ हाँ रहा हाँ था, हाँ। एंड आई वेंट थ्रू विद इट। तो मुझे नहीं था, बट दिस इज अ गुड चेंज आल्सो तो कि सारा सिलेबस बहुत बड़ा करना चेंज आ गया पड़ेगा। है ये कि अब आप एक क्वेश्चन भी, मतलब ऐसा नहीं है जो आप छोड़ सकते हो, करो आप या तो मार्क्स कटेंगे आपके। बट ये है वो कि नेगेटिव मार्किंग है ना उसमें हाँ, वैसे भी। नेगेटिव मार्किंग है। मतलब पहले ये था कि आप 2 चैप्टर भी छोड़ दो तो किस्मत अगर आपकी सही है तो चल वही, जाएगा। राइट अब राइट। ऐसा आ गया कि या तो आर या पार, मतलब बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। अच्छा, पर पलक आपने ये बात सही बोली, स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है, मैं भी मानता हूँ। लाइक बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं उन जगहों पे हाँ जहाँ पर जी, ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मैंने पिछले इंटरव्यू में ये बात करी थी, जैसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, पॉलिटिकल हाँ साइंस में जी, मैप बेस्ड हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल, अब मैप कितना भी डिफिकल्ट हो, इतना नहीं है कि उसको 10 दिन लगे। अब बहुत सारे बच्चे ऑब्वियसली। वही लेके दिन भर बैठे रहते हैं कि बस आज मैप हो जाए मेरा। तो आपने भी स्मार्ट वर्क करा था कि भाई टाइम वहां देना जहाँ जरूरी है। हाँ जी भैया, क्योंकि मेरे में तो वही था 50 में से 40 करने थे, तो हम्म। एनीवेज मैंने जो चीज मुझे नहीं समझ आ रही थी मैंने उस पे ऐसे नहीं आई इग्नोर्ड इट कम्प्लीटली, आई हम्म। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट मुझे लग रहा था कि उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, तो मैंने उसको बस एक ओवरव्यू लेके छोड़ दिया। बिकॉज मुझे था कि थोड़ा बहुत अगर कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आई विल बी एबल टू आंसर इट एंड एवरीथिंग। बट जैसे कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आ जाते थे, पॉल साइंस में इमेज बेस्ड आते थे, उसमें मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करा था पर्सनली, नहीं फॉर बोर्ड्स जी। ऑल्सो। नहीं, बोर्ड्स में स्मार्ट मतलब आजकल क्या है, मुझे ऐसा लगता है ये कंपटीशन के कारण, जो भी आज ही मैंने सुबह टेलीग्राम पे डाला कि बस आज से कुछ दिनों बाद हमारे सीयूटी के बैचेस प्री इनरोलमेंट चालू हो रहा है। हाँ नीचे जी। कमेंट क्या है, अभी कर दो आप। अब मैंने भाई बोर्ड्स तो हो जाने तो 2-2 3-3 डिलीटेड चैप्टर कितनी देर लगती है वो करने में। और नहीं लगती। लोगों को लगता है कि मतलब एक दिन भी अगर नहीं पढ़ा तो कुछ का कुछ हो जाएगा। अच्छा पलक, मेरा यहाँ पर एक बहुत सीरियस क्वेश्चन आपसे ये भी है, जितना मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जो टॉपर्स रहते हैं वो पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि पढ़ना जरूरी है, राइट? वहां पर मोटिवेशन वाला फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। मतलब ये नहीं है कि सुबह उठ के ये देख रहे हैं कि आज मोटिवेशन है या फिर नहीं है, पढ़ना है तो पढ़ना है। तो मोटिवेशन भी रहता है तो इंट्रिंसिक ज्यादा रहता है। तो हाँ लाइक जी। आप इस पे कुछ कहना चाहोगे कि अगर आपने पढ़ाई करी कंसिस्टेंटली, आपने बोला आपने साल भर पढ़ाई करी, तो क्या ऐसे हम्म। फैक्टर्स थे जिसके कारण आप कर पाए ये, मतलब? तो भैया मुझे वही था कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन थी कि आई नीड टू स्कोर वेल। अब मुझे ये कभी नहीं था कि स्कूल टॉप करना है, करना है, नहीं हम्म। करना, बट आप जब कंसिस्टेंट रहते हो तो वो इवेंचुअली आपको रिजल्ट मिलता ही है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फिर आपको पेरेंट्स भी थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपका सर्कल वैसा है जहाँ पे आप यू आर यू नो स्टडी सेंट्रिक एंड ऑल दोस थिंग्स। हम्म। तो वो चीजें हेल्प करती है कि आपको वैसा वे बनाना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है एवरी डे आई वाज मोटिवेटेड टू स्टडी, आई वाज नॉट। और जिस जिस दिन नहीं थी मैं, ऐसा नहीं है मैं हर रोज पढ़ भी रही थी, आई यूज्ड टू हम्म। स्किप डेज आल्सो जब मुझे नहीं पढ़ने का मन हो रहा था, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फ्रेश योर सेल्फ ऑल्सो। अब बोर्ड के टाइम पे ऐसा नहीं है मैंने कोई ट्रिप नहीं ली हुई या फिर मैं कहीं बाहर नहीं गई हम्म। अपने पेरेंट्स के साथ, आई यूज्ड टू गो रेगुलरली। बट वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप कंसिस्टेंट हो। अगर आपका सिलेबस ही पेंडिंग है तो आप कहीं नहीं जा पाओगे, क्योंकि आप उस टेंशन में बैठे रहोगे। अब एंड मोमेंट पे जिनका सिलेबस नहीं है वो हुआ हुआ दे विल बी वेरी टेंस्ड, बिकॉज उनको एक कि सिलेबस नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से आगे वहां से आगे, वो एंजाइटी बढ़ जाती है। बट कंसिस्टेंसी इज द की एट द एंड ऑफ द डे। इफ यू आर कंसिस्टेंट थ्रू आउट द डे यू विल बी एबल टू एस इट। और पलक, लाइक आपके माइंड में क्लैरिटी रहती थी? जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है, एक होता है मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, इसमें तो स्ट्रेस ही स्ट्रेस होता है। एक है कि मुझे सिलेबस ऐसे कंप्लीट करना है कि भाई इतने दिन है, ऐसा ऐसा करेंगे हो जाएगा। तो आप ऐसे क्लैरिटी रखते थे जिससे आपको एकदम स्ट्रेस वगैरह ना हो, या बस फ्लो में चल रहे हैं जैसा होगा देखा जाएगा? भैया सबसे पहले मैंने क्या करा था, हर चैप्टर की वेटेज लिख ली थी कि ये 12 नंबर का है, 13 नंबर का है, वॉट एवर इट इज, मैं सबकी लिख ली थी। अब आई रिमेम्बर पॉल साइंस में एक रीसेंट डेवलपमेंट वाला कुछ चैप्टर था, मेरे टाइम पे वो 2 मार्क्स का चैप्टर था।
एंड उसमें कंटेंट हेवी चैप्टर था। अब मैं उस 2 मार्क्स में इतना टाइम कंज्यूम कर दूंगी और मैं अपने 12 मार्क का छोड़ दूंगी चैप्टर वेटेज, तो वो तो स्मार्ट वर्क है ही नहीं ना। पहले आपको वो चैप्टर्स केटर करने चाहिए मेरे हिसाब से जिनका वेटेज ज्यादा है और जहां से पीवाईक्यू ज्यादा बनते हैं। अब 2 मार्क के क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, एक 2 मार्कर आ जाएगा, 2 एमसीक्यूज आ जाएंगे, वो तो हो ही जाएगा, कुछ तो लिख ही दोगे उसका। तो केटरिंग टाइम जहाँ पे ज्यादा वेटेज है चैप्टर की, जहाँ पे पीवाईक्यू ज्यादा आए हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं वेटेज के हिसाब से चैप्टर्स करे हैं मैंने, कि जिसकी ज्यादा वेटेज है मैंने वो पहले करे और बहुत अच्छी तरीके से करे। साइकोलॉजी में जैसे 4 चैप्टर्स थे जिनकी 12 नंबर 13 नंबर ऐसे वेटेज थी, तो उनको मैंने बहुत थरोली करा था, बहुत अच्छी तरीके से करा था कि यहाँ से कोई क्वेश्चन ऐसा ना है कि छूट जाए, बिकॉज उनकी वेटेज ज्यादा है। बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग जब बोर्ड एग्जाम में सेंटर में जाओगे, लिटरली 1-2 बच्चे ऐसे आते हैं जो गलत पेपर का पढ़ के आ जाते हैं हाँ जी। कि अरे आज तो मतलब बात में उनने भी मेहनत करी, ऐसा नहीं है, उन्होंने भी आपसे हो सकता है ज़्यादा एफर्ट्स दिए हो लेकिन गलत जगह एफर्ट्स दे दिए, तो सेंस नहीं बनता है, मतलब क्लैरिटी नहीं, मतलब 10 बच्चों के अगर मैसेज आते हैं कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, तो अगर आप उनको क्वेश्चन पूछो कि क्यों नहीं हो रही, उनको नहीं पता रहता, कितना सिलेबस बचा उन्हें नहीं पता रहता, तो अवेयरनेस नहीं है, क्लैरिटी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा पलक, इसमें और अब आखिरी का कुछ मेरे आपसे क्वेश्चन है। हाँ एक जी। क्वेश्चन तो मेरा यही है कि गैप डेज में, चलिए अज्यूम कर लेते हैं 2 से 3 दिन का गैप मिला हुआ है आपको, तो उस समय आपकी क्या अप्रोच रहती थी पढ़ाई करने की? भैया तब तक तो आप सिलेबस तो करने बैठ नहीं सकते, जो छूट गया वो छूट गया। तो मैं क्या करती थी, मैं रिविजन करती थी रेगुलरली, एंड अगर 2 दिन का गैप है तो मैं एक सैम्पल पेपर करती ही थी। जो आई गेस सीबीएसई की वेबसाइट पे एडिशनल क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, वो मैं उस समय करती थी, कि आपको एक तो आइडिया मिल जाता है कि क्या फ्रेमवर्क है क्वेश्चन पेपर्स का, और उसमें बहुत ज्यादा ना हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस होते हैं, मैंने देखा है जो उसमें आते हैं एडिशनल क्वेश्चन पेपर्स में। पीवाईक्यू सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स इतने हाई ऑर्डर नहीं बनाते जितने वो वाले बनते हैं, तो उसमें यू गेट टू नो कि कहाँ कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस कैसे है। तो वो मैं करती थी एक पेपर एडिशनल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में से, एंड देन मैं रिवीजन रेगुलरली करती थी। और जब मैं फ्लो चार्ट्स की बात कर रही हूँ वो मैं उस समय बनाती थी, ताकि मुझे पता चल जाए कि ठीक है यहाँ पे मैं लैग कर रही हूँ, और उसको मैं और अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेती थी। तो विजुअली मुझे लगता था कि करने से मुझे ज्यादा हेल्पफुल लगता है, सो मैं A3 शीट पे फ्लो चार्ट्स बनाने में बिलीव रखती थी इन दोज गैप डेज। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सारे टॉपर्स बार बार रिपीट कर रहे हैं, मतलब वो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि अब जो नहीं हुआ तो अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये मतलब मैं भी रिलेट कर रहा हूँ, जब मुझे इकोनॉमिक्स सबसे डिफिकल्ट लगता था। अब इकोनॉमिक्स का जब पेपर था, गैप मुझे ज़्यादा नहीं मिला हुआ था, कुछ ऐसे टॉपिक थे जो मेरे नहीं हुए थे, तो मैंने बोला जाइए अब आप आए तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जो बन रहा है वो करूँगा, क्योंकि अगर आप वो करोगे, अब जो बिल्कुल ही नहीं हुआ तो वो भी नहीं हुआ, और जो बन रहा था वो भी भूल गए। तो ये है, आपको मतलब कुछ चीज़ों को बाय बाय बोलना पड़ता है। अच्छा पलक, आपने अभी इन्वायरमेंट की बात करी कि सपोर्ट बहुत अच्छा है, तो आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं से टॉक्सिसिटी तो आई होगी, हर किसी की लाइफ में से लोग आ जाते हैं, तो उनसे कैसे डील करा? क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो इस समय क्या होता है, दोस्त लोग पढ़ने नहीं दे रहे हैं या कुछ भी परेशान कर रहे हैं, तो आपने इससे कैसे डील करा था? भैया मेरा क्या था, मैं बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी थ्रू आउट माई क्लास 12। तो कोई नोट्स मांगता था भेज दिए, कोई कुछ पूछता था कर दिया, ये सारी चीजें। बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लग रहा था ये लोग ज्यादा ही चीजें मुझसे लेने लग गए, कि नोट्स भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, और एंड मोमेंट पे ज्यादा होने लग गया था। तो वो व्हाट्सएप पे ब्लू टिक हटता है ना, मैंने वो हटा दिया था पहली बात, कि पता ही ना चले मैंने मैसेज पढ़ा है नहीं पढ़ा, वो उस टाइम पे हट गया था, कि अभी मुझे अपने आप पे फोकस करना है, मैं आपकी चीजें केटर नहीं कर सकती। थ्रू आउट माई क्लास 12 आई हैव हेल्प्ड यू, बट राइट नाउ आई हैव टू हेल्प माई सेल्फ फर्स्ट। मुझे अपने आप को देखना था कि सारी चीजें जो भी चीज है करना था। तो वो एक इग्नोरेंस पे चली गई थी मैं, कि ठीक है जहां मुझे लगता था किसी की हेल्प करना जरूरी है वहां मैं करती भी ही थी। अब हमारे स्कूल में ये हिसाब होता था, देयर वर सर्टेन पीपल हु केम फ्रॉम एनजीओज एंड दे वर स्टडीइंग इन आवर स्कूल। अब मैं अपनी थ्रू आउट क्लास 12 आई गाइडेड देम, मेरी टीचर्स ने मुझे उनका पियर टीचर टाइप बना रखा था। सो आई वाज देयर, एंड एग्जाम से पहले भी मैं बैठ के उनके साथ पढ़ती थी एंड ऑल दोस थिंग्स। उनको हेल्प करना है समथिंग एल्स, बिकॉज दे नीड योर हेल्प। उनको वो सपोर्ट चाहिए बिकॉज उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, कुछ नहीं है। आई यूज्ड टू शेयर एवरीथिंग दैट आई हैव, बट जिनके पास रिसोर्सेज है, सब कुछ है, फिर भी वो आपको तंग कर रहे हैं, तो वो मुझे अननेसेसरी थोड़ा लगने लग गया था, तो उनको मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। वो टॉक्सिसिटी कम कर दी, अपना सोशल मीडिया कम कर दिया, तो अपने आप टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। जब तक आप लोगों से, फालतू के लोगों से कनेक्ट करना छोड़ दोगे, यू विल फील बेटर ऑल्सो। वो एक हैप्पीनेस आपको आ जाती है अंदर से, कि ठीक है यू आर हैप्पी नाउ। तो मैंने वो करना शुरू कर दिया था, कि अपने आप को टोन डाउन कर दिया, बस और कुछ नहीं करा। वैल्यू सिस्टम में भी क्लैरिटी थी, बट पलक यहाँ पर ये भी हुआ होगा राइट, जब आपने लोगों को मदद करना बंद करा होगा तो ह्यूमन नेचर गिल्ट आने लग जाता है, भले ही आपकी कोई गलती नहीं है। आ रहा था तो वो फिर भी उससे आ रहा कैसे डील था। करा आपने?
पर फिर मुझे ये लगता था कि मैं हेल्प कर रही हूँ जिन लोगों की जिनको ज्यादा जरूरत है। हाँ अभी मेरा वो भी चीज चल रही थी साथ साथ में कि आई वाज हेल्पिंग पीपल हम्म, दैट रियली रियली नीडेड हेल्प, एंड वो लोग मुझे फालतू में डिस्टर्ब कर रहे थे, मुझे हाँ समझ आ गया था बिकॉज दे वर प्रेजेंट इन द क्लासेस, हाँ दे वर देयर इन द क्लासेस। अब इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू टेक डाउन नोट्स। मैं हर किसी को तो नोट शेयर कर नहीं सकती। इफ यू आर प्रेजेंट, इफ यू आर एब्सेंट इन द क्लास, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग कि आप शेयर कर रहे हो, बट आप प्रेजेंट हो, आप मेंटली प्रेजेंट नहीं हो, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। नहीं नहीं तो वो एग्जैक्टली, चीज भी मुझे समझ आ गई थी। ये चीज से मैं रिलेट कर रहा हूँ। 3 पॉइंट मैं और शेयर करना चाहूंगा जो भी देख रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये, व्हाट्सएप की बात करें, मेरा 4 साल से व्हाट्सएप पे ब्लूटिक बंद है। आपने भी देखा होगा, मेरा मैसेज आता है तो ब्लूटिक नहीं दिखता है। क्या है, अब मैं काम कर रहा हूँ, अब वहां किसी का कोई मैसेज आया, अब आप मैसेज ओपन कर रहा हो, मैसेज में कुछ टाइम पास वाला मैसेज है मैं बोलता हूँ, हम्म। अब ब्लूटिक चला गया तो सामने वाला का दिमाग घूमेगा कि यार आपने रिप्लाई नहीं करा, बट अभी वो टाइम नहीं है कि मैं रिप्लाई करूँ। राइट। सामने कुछ दिन आपको अजीब लगता है क्योंकि आपको भी पता नहीं चलता कि सामने वाले ने आपका मैसेज देखा है। कई बार लोग फायदा भी उठा लेते हैं कि, हाँ जी। बट चलता है ना, क्या दिक्कत है, वो आज रिप्लाई करे कल करे, कौन सा काम, और इतना काम अट गया तो कॉल कर लो सामने वाले को। तो वो तो वही। मेरे लिए तो बहुत वर्क करता है, मेरा तो 4 साल से बंद है और बंद ही रहेगा। दूसरा पॉइंट एक यहाँ पर बहुत अच्छा ये है कि देखो, जो टेकर होते हैं ना, उनकी लिमिट नहीं होती है, गिवर को अपनी लिमिट देखना पड़ता है। और मेरे साथ जब मुझे ये एक मोरल डिलेमा हो गया था बीच में, जब मैं बिजी हो गया था कि यार बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं मदद नहीं कर पा रहा हूँ, जो मुझ पर डिपेंडेंट थे। किसी ने मेरे साथ ये एडवाइस शेयर करी थी कि जब आप पर कोई डिपेंडेंट है और आप उसकी मदद करते हो तो आपको लगता है बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म पे आप उसके साथ बुरा कर रहे हो, क्योंकि जिस दिन वो आपसे दूर होगा वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि आपने ट्रू। उसको कभी मौका नहीं दिया। तो ये पॉइंट ने मुझे बहुत मदद करी थी इस डिलेमा से डील करने में। पलक, आखिरी के बस 2-3 क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये, इंटरव्यू से पहले आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी राइट, तो कुछ ऐसा जो मैंने नहीं पूछा और आप शेयर करना चाहती हैं? नहीं भैया, आई गेस आपने सब कुछ पूछ लिया। गैप डेज वाला क्वेश्चन हाँ था, वो सारी चीजें थी, बिकॉज मुझे लगता है उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है लोगों को कि गैप डेज को कैसे डील करें। आई स्टिल रिमेम्बर मेरा साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स में एक दिन का गैप था, और उसमें कुछ नहीं पढ़ाई हुई। आप उस टेंशन में ही रहते हो, उस एंटिसिपेशन में रहते हो कि इको का पेपर है, कैसे जाएगा, वैसे भी हाँ इको का पेपर था। तो वो एंटिसिपेशन वाला एक क्वेश्चन था, वो सारी चीजें हो गई। एंड आई वुड जस्ट से कि कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट। अब जिन्होंने नहीं कंसिस्टेंटली करा, दे आर गोना सफर लास्ट डेज में। पर वो भी चीज केटर हो सकती है अगर आप पीवाईक्यूज एंड ऑल दोस थिंग्स अच्छी तरीके से कर जाओ, बिकॉज पेपर वहीं से बनता है। मैंने अपने 2 साल 10th में भी 12th में भी यही देखा है, पेपर आपका पीवाईक्यू से बाहर नहीं आता और एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता। एंड इफ देयर इज अ सिचुएशन वेर यू हैव नॉट डन योर एनसीईआरटीज, देन ऑनलाइन जब आप पढ़ाते हो, आप लोग भी यही करते हो, यू गो बाय एनसीईआरटी रीडिंग्स। सो इफ यू वॉच दोज वीडियोज ऑल्सो, आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि आप आंसर बना पाओगे वहां से। दैट्स व्हाट आई फील। पलक, मेरे आखिरी 2 क्वेश्चन है आपसे। पहला, आप जब पेपर दे के आए और आपको पता तो चली जाता ना यार, एक क्वेश्चन गलत चला गया, 2 क्वेश्चन गलत चले गए, तो उस समय एकदम से शॉक लगता है थोड़ी देर के लिए कि यार क्या। तो और जब उसके बाद एग्जाम में गैप ना रहे तो फिर तो दिमाग घूम जाता है। लाइक मेरा पहला पीई का पेपर था, मैं घर आया और मुझे मतलब मेरे 3 मार्क्स जा चुके हैं। तो फिर आप अगले पेपर में थोड़ा तो अनस्टेबल हो जाते, तो उससे कैसे डील करा था आपने? तो मेरे साथ ये साइकोलॉजी के लिए पेपर के लिए हुआ था। मुझे लगा मैंने आंसर गलत लिखा है, मैं आंसर की नहीं चेक करती थी घर आके, हाँ 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 मुझे उससे हाँ बहुत एंजाइटी हो हाँ हाँ जाती थी, हाँ। तो वो चीज नहीं मैं करती थी। बट मुझे अंदर से लग रहा था कि मैं एक क्वेश्चन भी ना कीवर्ड उल्टा लिखाई हो, वहां पे कुछ और होना चाहिए था, ये कुछ और लिख दिया, हम्म 1 नंबर चला जाएगा। बट मैंने अपनी बुक्स नहीं खोली, कुछ नहीं खोली, बस इस एंटिसिपेशन में बैठी रही कि नहीं वो गलत है, शायद गलत है। और अगले दिन ही मेरा इको का पेपर है, हम्म तो इको पे मैं इतना फोकस ही नहीं कर पाई। और इको में उसके चक्कर में आई गेस मैंने 2 MCQs गलत कर दिए ना, एंडेड अप स्कोरिंग 98। वरना वो 2 MCQs भी सही होते, मुझे आता था। हाँ बट हाँ हाँ जस्ट हाँ। बिकॉज मैंने रिविजन नहीं करा वो एक दिन में, वो गए। तो इसके चक्कर में वो थोड़ा तो इम्पैक्ट करता ही है। बट फिर उसके बाद मैंने इको के बाद कहा कि अब हिस्ट्री का पेपर है, अब हिस्ट्री में नहीं खेल सकते इतना, बिकॉज हिस्ट्री यू नीड टू बी वेरी वेरी श्योर अबाउट द थिंग्स यू आर डूइंग, एंड एनीवेज 20 मार्क के एमसीक्यू ही आ रहे थे। तो मैंने वो लेट गो करा इकोनॉमिक्स के बाद चीज की, ठीक है 2 नंबर गए कोई ना, आई विल डू बेटर इन हिस्ट्री, एंड आई एंडेड अप डूइंग बेटर इन हिस्ट्री दैन इकोनॉमिक्स। तो इससे वो मुझे चीज याद आ रहा सही है, बहुत सही पॉइंट है। मैं बिल्कुल इनफैक्ट कॉलेज में भी पेपर दे के आता हूँ, बाहर चेक नहीं करता। क्या है। होता है, हाँ। आप पेपर दे के बाहर आते हो, 4 लोग दौड़ते हुए आते हैं, इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या था, मैं वहां से चला जाता था। हाँ मैंने जी। 10th में गलती करी हुई थी और उससे ना बहुत प्रेशर पड़ता है। मतलब सोचो, आप पेपर दे के और आपको लग रहा है कि आपके 10 मार्क्स नहीं आएंगे, तो काम खत्म हो जाता है। और यूट्यूब पे तो लाइव वही। हो जाते हैं यूट्यूबर्स, हाँ तो जी चलिए वही। पेपर देखते हैं कैसा गया। तो मैंने वो चीज़ बंद कर दी थी। अब अगर मेरी दोस्त देख रही होगी वो मुझे बहुत मारेगी, बट हुआ यूं कि पहला पेपर पीई का था और मैंने बोला मैं तो चेक कर नहीं रहा हूँ। मेरे पास उसका रोते हुए कॉल आया कि मुझे किसी ने बोल दिया कि मेरे पी में पूरे एमसीक्यू गलत चले गए।
तो मैंने बोला यार आपके ऐसा नहीं हो सकता, चलो अब मैं क्या हम्म। करता, दोस्ती के नाते मैंने बोला चलो अपन हाँ मैच जी। कर लेते हैं आंसर। और राइट। बाद में आया कि नहीं, उनके गलत नहीं गए थे, सिर्फ 4-5 गलत गए हुए थे उनके। तो उस चक्कर में मुझे मेरा भी पूरा आंसर पता चल गया कि भाई मेरे भी 3 मार्क्स जा चुके हैं। तो पर मैंने उस दिन हुआ, फिर मैंने उनसे ही बोल दिया था भाई आज के बाद पेपर डिस्कशन नहीं होगा। मैंने हाँ जी। बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद भी नहीं देखा। और यहाँ पर एक काम मैं बहुत अच्छा करता था, वो ये है, मेरे लिए तो एक काम करा, सबके लिए करे ना करे, मैंने जैसे लिखा हुआ था 100%, ठीक है। अब पहला पेपर दे के आया, 3 मार्क्स चले गए, तो मैंने क्या बोला 99.4, कि मतलब अभी भी 99.4 आ सकते हैं। फिर पेपर गया, फिर 3-4 जैसे गलत हो गए, उसको कम गया, तो आखिरी तक वो 95 से ऊपर ही था। तो मुझे यहाँ क्लैरिटी थी कि भाई चलो भाई अपन अच्छी प्लेस पे हैं। तो मेरे लिए मैंने काम तो करता भैया, था। हाँ जी, मैंने भैया क्या करा था, बिफोर लाइक स्टार्टिंग माई बोर्ड एग्जामिनेशन ओनली, एक डायरी में लिख लिया था कि इस पेपर में इतने नंबर लाने ही लाने हैं। हम्म। तो वो भी आपको मोटिवेट करता है, मुझे हम्म। लगता है। मैंने साइकोलॉजी पॉल साइंस के आगे लिखा हुआ था 100 और आई एंडेड अप स्कोरिंग 100। तो वो जो हाँ सेटिस्फैक्शन हाँ। मिलती है वो बहुत अच्छी चीज हो जाती है कि आपने लिखा था एंड यू एंडेड अप स्कोरिंग। अब इकोनॉमिक्स में आई रोट 95 प्लस बिकॉज आई वाज नॉट वेरी श्योर, और जब मेरे 98 आए उसमें मैं बहुत ज्यादा खुश थी। उतने 100 में मैं खुश नहीं थी जितने मैं इकोनॉमिक्स के 98 में खुश थी, बिकॉज इकोनॉमिक्स एक तो डर लगता था पेपर से, और वैसे भी तो आप अगर एक विजुअलाइज करके रखते हो ना चीज की, यू हैव टू अचीव इट, तो वो हो ही जाता है, मुझे लगता है। तो दैट पॉइंट इज है। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन शायद मैंने ये गलती करी थी कि मैंने ना 95 ही लिखा था, जितना मुझे याद है, और मेरे 95.6 ही आए। ये मत करो आप 100 लिखो। नहीं होता है, हम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं बहुत ज्यादा, हाँ कि जी। भाई जैसे मैं इकोनॉमिक्स में मुझे लगता था यार बस कुछ भी करके 90 प्लस हो जाए, बस कुछ भी करके। तो ये मत करो, 100 लिखो, बाकी चीजें कवर हो जाती है। अब मैं ये चीज नहीं करता, पहले मैंने ये गलती करी हुई है। होता है हम अपने आप को बहुत बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। जब हमारी लाइव क्लासेस अभी चालू हो रही थी, तो देव और मेरा डिस्कशन हुआ था, तो हमने क्या बोला था कि यार मेरे सबसे 8-10 बच्चे आ जाएंगे और अपन पढ़ाएंगे। मतलब आप जैसे आज हाँ जी। 1500 प्लस स्टूडेंट्स हैं, और आप कहाँ 8 कहाँ 100। 1500। हम खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, नहीं राइट। करना चाहिए। पलक, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ा सा मोटिवेट करिए बच्चों को आप। मतलब एक टॉपर जब बोलता है ना कि आसान है, तो फिर आसान लगता है। तो मेरा मानना यही है, अगर अभी आपने एनसीईआरटी अच्छी तरीके से कर ली है, बोर्ड एग्जामिनेशन ऐसे चले जाएंगे, कुछ नहीं है। थोड़ा इंटरनेट पे लगता है, आप इंटरनेट पे आते हो, आपको लगता है कि बहुत बड़ी चीज है बोर्ड हम्म। एग्जामिनेशन। एनीवेज, आफ्टर सीयूईटी बोर्ड की वैल्यू 0 ही हो गई है, अगर आप कहीं और ट्राई नहीं कर रहे हो। मतलब जहाँ पे सीयूईटी जरूरी है वहां पे सीयूईटी ही है। तो आपके पास अगर बोर्ड एग्जामिनेशन ऐसा होता है कि कोई पेपर इतना अच्छा नहीं जाता, डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपके पास बाकी 4-5 पेपर्स बचे हैं। आप उसमें अच्छा स्कोर कर लोगे तो एवरेज आउट होकर ही स्कोर आता है, एक पेपर पे डिपेंडेंट है ही नहीं। एंड एट द एंड ऑफ द डे सीयूईटी के मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो उसके लिए अपने आप को ज्यादा प्रिपेयर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एनसीईआरटी इज योर बाइबल फॉर बोथ, सीबीएसई का एग्जाम भी हो, सीयूईटी भी हो, तो एनसीईआरटी थरोली करना बहुत जरूरी है। आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, कुछ लगता है, तो आप ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पे एनसीईआरटी रीड हो रही है, तो आपको ऑडिटरी आपकी अच्छी चीज है, आपको वो समझ आता है, वो चीज देखिए। सो वॉट एवर वर्क्स बेस्ट फॉर यू, डू दैट। एंड अपने आप को डिसहार्टन नहीं करना, अगर एक क्वेश्चन नहीं आता, 2 क्वेश्चन नहीं आता, नहीं फर्क पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे किसी को आपके 12वीं के मार्क्स याद नहीं रहते, एक पॉइंट के बाद नहीं याद रहते, 1 महीना याद रह लेंगे, 2 महीना याद रह लेंगे, उसके बाद इट्स ओनली अबाउट योर कॉलेज। इफ यू गेट इनटू अ गुड कॉलेज, आपका बस वही है, कोई आपसे ये नहीं पूछेगा आपके कितने मार्क्स आए थे, क्या नहीं आया था। सो अपने आप को लाइफ के लिए प्रिपेयर करना ज्यादा जरूरी है रादर देन बोर्ड एग्जामिनेशन। दैट्स व्हाट आई फील। आई होप मोटिवेशन मिला होगा सबको। इतने सारे टॉपर्स एक ही चीज बोलकर जाते हैं, आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत करना है, घबराना नहीं है। पलक, थैंक यू सो मच आज हमें ज्वाइन करने के लिए। इस इंटरव्यू से डेफिनेटली हजारों बच्चों को मदद मिलने वाली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। हे पलक, बहुत